Hello friends, once again 10 sentences with errors are before you on the screen. So let us move to find out the errors. Friend, first sentence. A postman generally puts on a khaki uniform and hangs leather bag from his shoulders. A postman generally puts on a khaki uniform. हिंदी है पोस्टमैन अक्सर, जनरली मीन्स अक्सर, पुट्स ऑन ए खाकी यूनिफॉर्म पहनता है एंड हैंग्स और लटकाता है लेदर बैग अपने कंधे से। हिंदी एक बार फिर सुनिए। एक पोस्टमैन अक्सर पुट्स ऑन यानी पहनना खाकी यूनिफॉर्म, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। तो पोस्टमैन अक्सर खाकी यूनिफॉर्म पहनता है एंड हैंग्स ए लेदर बैग फ्रॉम हिज शोल्डर और अपने कंधे से चमड़े के थैले को लटकाता है। फ्रेंड्स, यहाँ हमें पुट्स ऑन को डिलीट करना है और यहाँ वर्ड यूज़ करेंगे हम वियर्स। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? जो तन ढकने के लिए कपड़े पहने जाते हैं अंडर गारमेंट्स के बाद, जैसे पैंट शर्ट, सलवार कुर्ता, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, ठीक है, इन कपड़ों के पहनने के लिए हम लोग वियर वर्ड यूज़ करेंगे। और अगर पैंट शर्ट के ऊपर, सलवार कुर्ते के ऊपर, कपड़ों के ऊपर जो कपड़े पहने जाते हैं, जैसे डॉक्टर सफ़ेद कोट पहनता है, वकील काला कोट पहनता है, कोई मुस्लिम लेडी बुर्का पहनती है ना, और सर्दी के जितने भी कपड़े होते हैं ये कपड़ों के ऊपर कपड़े पहने जाते हैं। ऐसे कपड़ों के पहनने के लिए पुट ऑन फ्रेज यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वो यूनिफॉर्म जो पहन रहा है खाकी, वो फर्स्ट क्लोथ है, इसलिए वहाँ पे वियर्स आएगा, पुट्स ऑन नहीं आएगा। क्लियर? मूव टू द सेकंड। माई वाइफ आस्क्ड मी इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, वियर योर ओवरकोट। फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि जो तन ढकने के लिए जो पहला कपड़ा पहना जाता है अंडर गारमेंट्स के बाद, उसके लिए वियर यूज़ करेंगे, और उन कपड़ों के ऊपर जो कपड़े डाले आएंगे उनके लिए पुट ऑन यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं, माई वाइफ आस्क्ड मी, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है, वियर योर कोट, वियर योर ओवर कोट। अब कोट्स कपड़ों के ऊपर, पैंट शर्ट के ऊपर पहना जाएगा, तो यहाँ पर फिर हम वियर को डिलीट करेंगे और हम लगाएंगे पुट ऑन। राइट? क्लियर? तो ये ऊपर से पहनने वाला कपड़ा है फर्स्ट क्लोथ के बाद, तो यहाँ पे फिर वियर को हम डिलीट करेंगे और पुट ऑन लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस। द थीफ टोटली रिफ्यूज दैट ही हैड स्टोलन माई गोल्डन वॉच फ्रॉम द बॉक्स। थीफ टोटली रिफ्यूज, हिंदी, चोर ने पूरी तरह से मना कर दिया, दैट ही स्टोलन माई गोल्डन वॉच, कि उसने मेरी सुनहरी घड़ी चुराई है ना, बॉक्स में से। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको कहता आया हूँ कि यूजेज ऑफ वर्ड्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्लियर? यहाँ जो रिफ्यूज वर्ड देख रहे हैं, वी हैव टू डिलीट दिस एंड वी हैव टू राइट इट इन प्लेस ऑफ, वी हैव टू राइट डिनाइड। डिनाइड वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? रिफ्यूज़ का मतलब होता है अस्वीकारना। मैंने आपको कोई इनविटेशन दिया, आपने कहा कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, है ना, तो कोई मनमुटाव था मान लीजिए, तो उस डिस्प्यूट की वजह से आपने मुझे मना करा कि मैं नहीं आऊँगा, तो आपने मेरे इनविटेशन को नहीं लिया, यानी अस्वीकार किया। ऐसी जगह हम लोग रिफ्यूज़ लगाते हैं। और डिनाई का मतलब होता है अनभिज्ञता। जैसे मैंने पूछा कि मेरा मोबाइल देखा क्या आपने, तो आपने कहा सॉरी, तो आपने मुझे अनभिज्ञता दिखाई कि मुझे आपके मोबाइल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे जो चोर है उसे जब पूछा गया तो उसने बिल्कुल अनभिज्ञता दिखाई कि मैंने मतलब इस तरह की कोई घड़ी आपके बॉक्स में से नहीं चुराई है। सो डिलीटिंग रिफ्यूज वी हैव टू राइट डिनाइड। तो इसलिए आप जब भी मतलब जो इंग्लिश पढ़ें तो यूजेज ऑफ वर्ड्स के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि इसी तरह की बहुत बारीक चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, माई सन दो 3 years ओल्ड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हियरिंग रेडियो। माई सन दो, मेरा बेटा हालांकि 3 साल का है, इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हियरिंग दी। फॉन्ड ऑफ एक फ्रेज होता है, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। क्लियर? तो फॉन्ड ऑफ हियरिंग द रेडियो, मेरा बेटा हालांकि 3 साल का है लेकिन रेडियो सुनने का बहुत शौकीन है। फ्रेंड्स, यहाँ हियरिंग शब्द को हम डिलीट करेंगे और इसकी जगह हम लिखेंगे लिसनिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? जो जान करके सुना जाता है वहाँ पे हम लिसन वर्ड यूज़ किया जाता है। कोई चीज़ हम जान करके सुनेंगे, जैसे आपको गाने सुनने की इच्छा हुई तो आप मोबाइल ऑन करोगे,
टीवी ऑन करोगे या कोई म्यूजिक सिस्टम ऑन करोगे या डीजे पे मतलब गाने सुनोगे या किसी का प्रवचन सुनोगे, तो जब हम कोई चीज़ जान कर के सुनते हैं वहाँ हम लिसन वर्ड का यूज़ करते हैं। और अनजाने में जो आवाज़ आ रही है, आप सड़क पे जा रहे हो, पीछे से मतलब हॉर्न बज रहा है गाड़ी का, तो हम जान करके तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन क्योंकि कान खुले हुए हैं तो वो आवाज़ जाएगी जाएगी। आप पढ़ रहे हो, पड़ोस में किसी ने रेडियो तेज़ बजाया तो उसकी आवाज़ आपके कान में जाएगी जाएगी। तो ना चाह कर भी जो आवाज़ कान में जाती है उसके लिए हम वर्ड हियर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ रेडियो सुनने की बात आ रही है, इसका मतलब वो बच्चा जो है वो रेडियो ऑन कर रहा है क्योंकि उसकी गाना सुनने की इच्छा है। तो इसलिए यहाँ पे हियर को डिलीट करेंगे और लिसनिंग लगा देंगे। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है दिस ईयर मोहन गेव एन एग्जामिनेशन टू ऑब्टेन डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी। वंस अगेन, दिस ईयर मोहन गेव एन एग्जामिनेशन टू ऑब्टेन डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी। इस साल मोहन ने एक परीक्षा दी है फिलोसॉफी में डॉक्टरेट की उपाधि पाने के लिए। फ्रेंड्स, ये बहुत बारीक चीज़ है कि जब टीचर परीक्षा लेता है तो वहाँ पे जो वर्ड यूज़ करना है, शब्द हिंदी में आ रहा है जब शर्मा जी गणित का टेस्ट लेंगे, पर आप जब इंग्लिश बनाओगे तो मिस्टर शर्मा विल गिव अ टेस्ट। हिंदी में आप कुछ भी बोलें, लेकिन जब टीचर टेस्ट लेता है तो दिस ईयर मोहन गेव एन एग्जामिनेशन टू ऑब्टेन डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी। टीचर अगर टेस्ट लेता है तो वहाँ गिव लगाया जाता है, और आप जैसे स्टूडेंट आपने कहा मेरी तैयारी नहीं है, मैं टेस्ट नहीं दूंगा, तो वहाँ पे दूंगा के लिए गिव ना करके टेक वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे मोहन एक स्टूडेंट है जो कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो इस जगह हम लोग गिव को डिलीट करेंगे और इस जगह आ जाएगा हमारा टेक। क्लियर? टीचर परीक्षा समझे कि शर्मा जी गणित का टेस्ट लेंगे, शब्द लेंगे यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश बनेगी मिस्टर शर्मा विल गिव अ टेस्ट, तो टीचर के साथ गिव लगाना है। स्टूडेंट ने कहा मेरी तैयारी नहीं है, मैं नहीं दूंगा, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। वर्ड आप दूंगा यूज़ कर रहे हो पर इंग्लिश में लगेगा आई विल नॉट टेक। तो यहाँ स्टूडेंट के एग्ज़ाम लेने की बात आ रही है, तो गिव को डिलीट करेंगे। ठीक है, आई एम सॉरी, उसी फॉर्म को टुक लगेगा, क्योंकि जिस जिस फॉर्म में गिव है उसी फॉर्म में अपने को टेक लगाना है। क्लियर? फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है द ब्रिटिश शिप्स फुल ऑफ कार्गो वर ड्रॉन बाय द जर्मन्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वंस अगेन, द ब्रिटिश शिप्स फुल ऑफ कार्गो, कार्गो यानी सामान से भरा हुआ, सामान ढोने वाले जहाज को कार्गो कहा जाता है। तो द ब्रिटिश शिप्स फुल ऑफ कार्गो वर ड्रोन्ड बाय द जर्मन्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स के द्वारा ब्रिटिश के सामान भरे हुए जो जहाज थे उनको डुबो दिया गया। फ्रेंड्स, ड्रॉन वर्ड सजीव के डूबने के लिए यूज़ किया जाता है, हम लगाएंगे यहाँ पे संक, सिंक की थर्ड फॉर्म है ये। क्लियर? सजीव अगर डूबता है तो ड्रोन, कोई सजीव मतलब जब बह गया, पानी में कोई बह गया तो वहाँ ड्रोन वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन निर्जीव वस्तु अगर पानी में डूबती है तो उसके लिए सिंक वर्ड यूज़ किया जाता है। यहाँ हमें वर के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो उसी फॉर्म के अंदर हमको सिंक की थर्ड फॉर्म संक लगानी पड़ेगी। क्लियर? तो सजीव के डूबने के लिए ड्रोन याद करें और निर्जीव के डूबने के लिए सिंक याद करें, और जिस फॉर्म में शब्द हो उसी फॉर्म में सिंक को यूज़ कर लें आप। क्लियर? So now the sentence is right. The British ships full of cargo were sunk by the Germans in the Second World War. Next, Mohini said her father, "When it will grow dark, I shall come back home." Friends, when के बाद दो सेंटेंस कभी भी when के बाद दो सेंटेंस when के बाद दो सेंटेंस आएंगे और वो दोनों सेंटेंस कभी भी फ्यूचर टेंस के नहीं हो सकते। when वाला जो सेंटेंस है आवाज़ गा के आ रही है, लेकिन वैन वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो वैन के बाद जब दो सेंटेंस आएंगे, जैसे जब तुम आओगे, जब तुम आओगे तब अपन इस पे सोचेंगे, तो जब तुम आओगे आवाज़ गे की आ रही है, पर इंग्लिश क्या बनाओगे, वैन यू कम। तो वही मिस्टेक यहाँ पर है, वैन के बाद दो वाक्य हैं, यहाँ विल आ रहा है, यहाँ शैल आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो जो कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ये कहता है कि वैन वाला जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। तो आप ये विल हटा के, और इट्स सिंगुलर है तो यहाँ पर हम ग्रोस कर देंगे, एस लगा देंगे। याद रखिए, कंडीशनल सेंटेंस में वैन के बाद दो सेंटेंस आ रहे हैं, दोनों वाक्य फ्यूचर के हों तो वैन वाले वाक्य को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर? अब सेंटेंस राइट हो जाएगा, मोहिनी सेड टू हर फादर, व्हेन इट ग्रोज डार्क आई शैल कम बैक होम।
कि अंधेरा जब होगा यानी कि अंधेरे होने के आसपास मैं वापस लौट आऊँ। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस आता है मिस्टर देसाई द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फेल सरप्राइज्ड। ठीक है, व्हाई नॉट इंडिया राइज लाइक चाइना एंड जापान। वंस अगेन मिस्टर देसाई द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फेल सरप्राइज्ड, व्हाई नॉट इंडिया राइज लाइक चाइना एंड जापान। मिस्टर देसाई जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, उनको बड़ा ताजुब हुआ, व्हाई नॉट इंडिया राइज लाइक चाइना एंड जापान, कि भारत जापान और चाइना की तरह तरक्की क्यों नहीं करता है। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस का देख रहे हैं आप, वाई नॉट इंडिया, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको डिलीट करेंगे, वाई इंडिया डज नॉट, वाई इंडिया डज नॉट राइज लाइक चाइना एंड जापान। तो ये हिंदी के सेंस की तरफ है, ये यहाँ पे सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो उसको कंप्लीट करते हुए हम कह रहे हैं मिस्टर देसाई एक्स प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं, उनको बड़ा ताजुब हुआ कि वाई इंडिया डज नॉट लाइक, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, वाई इंडिया डज नॉट, इसलिए डज पीछे आ रहा है, तो वाई इंडिया डज नॉट लाइक राइट, वाई इंडिया डज नॉट राइज लाइक चाइना एंड जापान। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, सेकंड लास्ट सेंटेंस बिफोर यू, सावित्री प्रॉमिस मी, सावित्री ने मेरे से वादा किया, आई शैल राइट हिम टुमारो विदाउट फेल। ठीक है, सावित्री प्रॉमिस्ड मी, आई शैल राइट हिम टुमारो विदाउट फेल। फ्रेंड्स, ये आई शैल राइट हिम नहीं, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे आई शैल राइट टू हिम, मैं उसको कल लिखूंगी विदाउट फेल यानी कि नियमित। विदाउट फेल एक फ्रेज है, यानी कि बिना नागा किए, यानी कि नियमित। क्लियर? तो सावित्री प्रॉमिस में आई शैल राइट टू हिम टुमारो विदाउट फेल। फ्रेंड्स, द वेरी लास्ट सेंटेंस बिफोर यू, बीइंग इन हेस्ट द की ऑफ द ज्वेल बॉक्स वॉज लेफ्ट एट होम। बीइंग इन हेस्ट द की ऑफ द ज्वेल बॉक्स वॉज लेफ्ट एट होम। हिंदी देखिए, बीइंग इन हेस्ट, यहाँ बीइंग का वाला के कारण, जल्दी में होने के कारण, द की ऑफ द ज्वेल बॉक्स, ज्वेल बॉक्स की जो चाबी थी, वॉज लेफ्ट एट होम। फ्रेंड, जब इसकी हिंदी कर रहे हैं तो किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है, सो देर इज नो एरर एट ऑल। क्लियर? सो दीज वर द 10 सेंटेंस बिफोर यू, है ना, विथ एरर्स। और मैंने आपको एरर्स प्लस मतलब जो है इसके पीछे क्या रीजन्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है, वो मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। आई होप सो कि आप इनको देखते रहिए एंड गो ऑन एनरिचिंग योर knowledge. With these words, goodbye to all of you. Thank you.